गुड इवनिंग ऑल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि अटैकिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, कैसे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट हमें देते हैं, बीच में थोड़ी देर के लिए शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज बनती है, वहां से इंटरमीडिएट्स बनते हैं। फिर हमने देखा था कि कैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है और हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास इस चैप्टर के अंदर कितने इफेक्ट्स हैं। बेसिकली बेटा इस चैप्टर में हमारे पास 4 इफेक्ट्स हैं। कितने इफेक्ट्स हैं? 4 इफेक्ट्स। और वो 4 इफेक्ट कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें पहले इफेक्ट की तो पहला इफेक्ट है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एंड थर्ड इफेक्ट है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट। एंड फोर्थ इफेक्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो बेसिकली इस वीडियो में हम 4 इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में। लेट्स टेक इट दीज इफेक्ट वन बाय वन। ओके, सो अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की तो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर एक सैचुरेटेड ये हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन की चेन हो गई। इसके साथ जब एक एक्स एटम, एक्स कैसा एटम है? हेट्रो एटम है। जब एक एक्स एटम अटैच्ड हो जाए और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जो हमारे पास बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं और इन सिग्मा बॉन्ड्स, ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से बने हैं। जब इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होगी, कब होगी? जब एक्स एटम अटैच्ड होगा सैचुरेटेड कार्बन चेन के साथ। ऐसे इफेक्ट को बेटा हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट होता है ये 3 से 4 कार्बन के बाद वीक पड़ जाता है। ठीक है, पर ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट को बेटा हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं। ये जो आई इफेक्ट है वो कितने तरीके का होता है? वो 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, और एक होता है बेटा प्लस आई इफेक्ट। अगर हम बात करें माइनस आई इफेक्ट की तो माइनस आई इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास ये जो एक्स एटम है, जो ये हेट्रो एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी, इस एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कार्बन के एटम से ज्यादा होगी। मतलब ये जो एक्स एटम है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये जो कार्बन वाला है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इस एक्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, जिस वजह से इस इफेक्ट को हम कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। क्यों बोला माइनस आई इफेक्ट? यहाँ पे जो एक्स है वो किस तरह एक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिस वजह से एक्स क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, जिस वजह से इस इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि जो एक्स है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब ये कौन कौन से ग्रुप्स ये वाला इफेक्ट दिखाएंगे? जैसे कि अगर हम बात करें NO2 दिखाएगा। दूसरा इफेक्ट बेटा CN ये इफेक्ट दिखाएगा। और कौन कौन दिखा सकता है? COOH ये ग्रुप दिखाएगा और सारे हेलोजेंस ये ग्रुप्स दिखाएंगे। सारे हेलोजेंस जो होंगे वो भी माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है बेटा? कि जब हमारे पास, जैसे हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन चेन है और उसके साथ अटैच्ड है एक एक्स एटम, एक्स एक हेट्रो एटम है। जब इस एक्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी?
क्या होगी, कम होगी। मतलब कार्बन एटम जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की, और X जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इस केस में क्या होगा कि अब कार्बन जो होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपनी तरफ, किसके, X एटम्स के। यहाँ पे अब X एटम जो है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब कि जो हमारा X एटम है, ये जो हेट्रो एटम है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देना शुरू कर देगा, कार्बन एटम को शुरू कर देगा देना। ठीक है, अब कौन कौन से ग्रुप हैं जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बिहेवियर शो करते हैं, तो हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना बेटा, वो क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अभी हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि किसमें सबसे ज्यादा माइनस प्लस आई इफेक्ट है। जैसे अगर हम बात करें एल्काइल की, तो एल्काइल में हमारे पास 3 तरह के कार्बन होते हैं। ठीक है, 3 तरह के कार्बन होते हैं। 3 तरह के कार्बन मतलब ओके वेट, सो अगर हम बात करें एल्काइल ग्रुप की, तो एल्काइल ग्रुप में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कार्बन। 3 टाइप्स ऑफ कार्बन मतलब एक है प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ एक CH3 ग्रुप अटैच्ड हो या फिर 0 CH3 ग्रुप अटैच्ड हो, उसको हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 CH3 ग्रुप अटैच्ड है। सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होगा जिसके साथ कितने CH3 ग्रुप अटैच्ड हो, 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हो। और टर्शरी कार्बन कौन सा कार्बन होता है, जिसके पास 3 CH3 ग्रुप्स हो, उसको हम कौन सा कार्बन बोलते हैं, टर्शरी कार्बन बोलते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसके अंदर होगा, तो आपका आंसर इस केस में क्या होगा। तो आपको क्या पता है कि जो CH3 है, जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। और प्लस आई इफेक्ट कौन से इफेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो CH3, इसका मतलब ये CH3 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का काम करेंगे। ये इस प्राइमरी कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देंगे। यहाँ पे एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन को 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं क्योंकि इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं। अगर आप इस केस में देखो तो इस केस में हमारे पास कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं, 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा इसके अंदर होगा, फिर इसके अंदर होगा। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो टर्शरी कार्बन के अंदर सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देखा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 एल्काइल ग्रुप है। इसके अंदर कितने एल्काइल ग्रुप है बेटा, 2 एल्काइल ग्रुप, और इसके अंदर कितने एल्काइल ग्रुप है, 1 एल्काइल ग्रुप है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा फ्रॉम CH3 ज्यादा होगा। इस कार्बन पे सबसे ज्यादा हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो बेटा हमारा सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसको हम ई इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम और क्या बोलते हैं, ई इफेक्ट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। बेसिकली इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सपोज एक कार्बोनिल ग्रुप है। ओके वेट, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हमारे पास कैसा बॉन्ड है ये बेटा, ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो मैंने अभी क्या बताया कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन का इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब क्या होगा, ये हमारे पास ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे,
पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे, ठीक है। और जिस वजह से कार्बन को कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दिया है, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, जिस वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जब ये चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, हम क्या डालेंगे इनके अंदर, अटैकिंग रिएजेंट्स। हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि हमारे पास दो टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इसको नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो मतलब प्रोटॉन लविंग होता है, जिसको पॉजिटिव चार्ज बहुत पसंद होता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, सिग्मा, जैसे हमने पिछले उसमें देखा था, आई इफेक्ट में देखा था, वहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट थी, बट यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन ने डिस्प्लेस किया तो हमारे पास क्या पैदा हो गए, चार्जेस क्रिएट हो गए। चार्जेस क्रिएट हुए वैसे ही हमने अटैकिंग रिएजेंट डाला, तो क्या होगा, ये अटैकिंग रिएजेंट रिएक्ट करेंगे इसके साथ। अब देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली क्या लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है तो जहां पे भी इसके नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके वहां पे अटैच हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये ऐसे अटैच हो गया। और अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल जाके किस चार्ज को ढूंढेगा, पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा, ठीक है। तो इस केस में जहां पे अटैक हो, अटैकिंग रिएजेंट जो है वो वहां अटैक करे जहां पे नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। इसे हम बोलेंगे बेटा प्लस आई इफेक्ट। और जहां पे जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच हो जाए, उसे हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। तो if anyone asks you what is minus I effect, तो it is observed when the attacking reagent attacks to the atom which gives electron, ठीक है। If anyone asks to you what is plus I effect, so it is observed when the attacking reagent attaches to the carbon which gets electron, okay। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। नेक्स्ट इफेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है हमारा आने वाला रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। थर्ड इफेक्ट है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, रेजोनेंस के ऊपर। तो थर्ड इफेक्ट है बेटा हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। सो थर्ड टाइप ऑफ इफेक्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट को हम और क्या बोलते हैं, हम इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक, वी ऑल्सो कॉल इट मीजोमेरिक इफेक्ट। और यहीं से इनका शॉर्ट नेम पड़ा है आर इफेक्ट, और क्या बोला जाता है इसको, एम इफेक्ट भी बोलते हैं। बेसिकली रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। ये भी अभी तक जैसे हमने पढ़ा दो इफेक्ट्स होते हैं, प्लस एंड माइनस, ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है प्लस आर इफेक्ट, इसको हम प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं, और माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसके अंदर हमारे कार्बन चेन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड हो। कौन सा ग्रुप अटैच्ड हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड हो, उसे हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। और अगर हम बात करें माइनस आर इफेक्ट की, तो माइनस आर इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो अटैच्ड रहता है, ठीक है। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं प्लस आर इफेक्ट की। प्लस आर इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड होता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ये मेरे पास बेंजीन है, ये मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की, तो विदड्रॉइंग में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं NO2 की। NO2 इज ऑल्सो एक्ट एज अ विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो प्लस आर इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसके अंदर जो हमारे पास ग्रुप होता है अटैच्ड,
वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, और माइनस आर इफेक्ट जिसके अंदर जो ग्रुप होगा वो कैसा होगा, मतलब आप इसमें देख सकते हो जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अभी हम इसको एग्जाम्पल से और क्लियरली समझते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा प्लस आर इफेक्ट की, तो अगर हम बात करें अगर हम बात करें प्लस आर इफेक्ट की, तो प्लस आर इफेक्ट कैसे इफेक्ट्स होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, ऐसे ग्रुप्स को उसको हम बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट। जैसे एग्जांपल मैंने आपको अभी एक दिया, क्लोरोबेंजीन। सपोज मेरे पास एक ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ मैंने अटैच कर रखा है क्लोरीन, तो क्या होगा, ये क्लोरीन के पास क्या है, हमारे लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो ये क्लोरीन इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स देगा। यहाँ पे बेंजीन किस तरीके से काम कर रही है, बेंजीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रही है। तो अब इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया हमारे, लेट इट मेक इट मोर क्लियर बाय द स्ट्रक्चर्स। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको एरोज से दिखाया है कि क्लोरीन ने क्या किया है, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं किसको, बेंजीन रिंग को, जिसकी वजह से क्लोरीन ने कौन सा बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएगा क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं किसको, यहां से देखो बेसिकली रेजोनेंस के अंदर होता क्या है, डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां मूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसने इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन को, तो यहां पे क्या आया, डबल बॉन्ड। और इसमें आपको एक चीज ध्यान और रखनी है, जो सिंगल बॉन्ड होगा बेटा वो कैसे, जो सिंगल बॉन्ड होगा वो डबल बन जाएगा और जो डबल बॉन्ड होगा वो सिंगल बन जाएगा। जब भी आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाओगे तो जो सिंगल बॉन्ड होगा वो डबल बन जाएगा और जो डबल बॉन्ड होगा वो सिंगल बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हो इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है जिसकी वजह से ये बॉन्ड पहले सिंगल था, अब कैसे बन गया है, डबल बन गया है। इसने अब इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां चला गया। ठीक है, और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। अब आप देख सकते हो ये पहले डबल बॉन्ड था, अब ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और जो बाकी के बॉन्ड है उनको हम एज इट इज लिखेंगे। तो हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब आप दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आराम से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आप ऐसे कीजिए, हवा आपके पास ये एक Cl पॉजिटिव आ गया। अभी इस नेगेटिव चार्ज को आपको ऐसे रोटेट करना है कि ऑल्टरनेटिव कार्बन पे करना है। तो अगर आपके पास पहले चार्ज यहाँ था तो अब चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब हमारा चार्ज यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड्स जो है वो यहाँ आ जाएंगे। अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मुझे इसके लिए बनाना हो तो ये हो जाएगा बेटा Cl पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि देखो एक कार्बन छोड़ने के बाद दूसरा कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा और ये हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। बेसिकली प्लस आर इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसके अंदर हमारा ये जो एटम अटैच्ड है वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होना चाहिए, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने चाहिए। अब जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है किसको, बेंजीन रिंग को, तो यहाँ पे ये कैसा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं NO2 की, जिसके अंदर वो एक्ट करता है एज R नेगेटिव। अब देखो नेक्स्ट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो बेटा नेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास कौन सा है, माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जब हमारे पास जो ग्रुप अटैच्ड है वो कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो नेचर में। कैसा ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ कौन अटैच्ड है बेटा, NO2 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, अब ये NO2 कैसा है नेचर में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। विड्रॉइंग मतलब अब ये बेंजीन कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो ये बेंजीन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया तो इसके ऊपर बेटा कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे NO2 के पास। आप देख सकते हो यहां से इलेक्ट्रॉन गए और फिर गए NO2 के पास। तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पहले डबल बॉन्ड था,
और ये एज इट इज आ जाएंगे आपके डबल बॉन्ड। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इन डबल बॉन्ड्स को घुमाना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, और अब आप डबल बॉन्ड को ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पहले सिंगल बॉन्ड था। सो NO2 नेगेटिव। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसके एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। यहाँ पे एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, NO2 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि R पॉजिटिव क्या होता है और R नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं। R पॉजिटिव इफेक्ट्स वो इफेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास रिलीजिंग ग्रुप हो, और R नेगेटिव इफेक्ट्स वो इफेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास कैसा ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। अब बात कर लेते हैं फोर्थ इफेक्ट की, जो कि फोर्थ इफेक्ट है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बेटा क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को हम नॉन बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। नॉन बॉन्ड रेजोनेंस, ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान। अगर आप किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आपका वहां इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो उस दौरान टेक्निकल राउंड में आपसे ये पूछा जा सकता है। और इस इफेक्ट को और क्या बोला जाता है बेटा, बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, एक कार्बन की, एंड देयर इंटरेक्शन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, अभी इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है CH3 CH, और यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये CH2। ठीक है, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पे इसको CH3 ना लिख के एक बॉन्ड को शो कर दूं, ये 2 हो गया, और इस हाइड्रोजन को एटम को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, बेसिकली होगा क्या, हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, और ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में क्या बोला, इट इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन कार्बन एंड देयर इंट्रैक्शन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एडजेसेंट कार्बन। कहने का मतलब ये है कि इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन का, उसका इंट्रैक्शन होगा किसके साथ, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, तो इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास है क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, पाई बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन एटम को बाहर निकाल दिया। तो क्या होगा, इस कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलेंगे, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये वाला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन होता है, इसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन्स को हम अल्फा हाइड्रोजन्स बोलते हैं, विच आर एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक होती है नेचर में। तो क्या होगा बेटा, जब मैंने इस हाइड्रोजन एटम को यहां से हटाया, तो क्या होगा, यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के चला गया। ठीक है, ये कैसे निकला, एज अ H पॉजिटिव से ये निकला। H पॉजिटिव मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके यहां से देन यहां से यहां चला जाएगा। ठीक है, देखो मूवमेंट कैसे हुई, इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पहले यहां से यहां देन यहां से यहां हुई। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो ये आ जाएगा यहाँ CH2। ठीक है, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, ये आया बेटा यहाँ पे CH, और यहाँ पे हमारे पास आया CH2 नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और H पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे सिग्मा, जो हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे एक कार्बन एटम के, उन्होंने इंटरैक्ट किया किसके साथ, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एडजेसेंट कार्बन के साथ। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन्स शुड बी प्रेजेंट, मतलब नॉट शुड बी, इट इज मस्ट बी। ठीक है, जरूर
अभी हमने सीखा कि अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे हाइड्रोजन्स को हम अल्फा हाइड्रोजन्स बोलेंगे। जैसे ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और इसके साथ अटैच हाइड्रोजन्स को हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स बोलेंगे। अब जो ये हम पढ़ रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, वो क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको? तो लेट्स सी द कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये हमें क्या हेल्प करता है, ये किस में हमें हेल्प करता है हाइपर कॉन्जुगेशन? तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसी है इसकी, इट विल हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो अगर आपसे पूछे कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमें क्या बताता है, तो ये हमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में बताता है कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एल्कीन ये है, ये आपसे पूछा जा सकता है IMUCT के एग्जाम में। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपके पास एक एग्जाम्पल ये है, दूसरी एग्जाम्पल ये है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से बताइए किसके अंदर ज्यादा अल्फा किसके अंदर कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। तो आप कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे सीधा सा फंडा है, आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, जिसके अंदर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी। तो हमारे पास ये मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और उनके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अगर मैं इस साइड देखूं तो मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन होगा और इसके साथ अटैच हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अगर मैं देखूं तो मेरे पास इस स्ट्रक्चर में 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके साथ अटैच्ड अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो बेटा इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो फर्स्ट वाली जो एल्कीन है, ये वाली एल्कीन जो है वो मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है? अगर कोई पूछे कि क्यों मोर स्टेबल है, तो आप बताओगे क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हैं। दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल। व्हाई इट इज मोर स्टेबल? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर मोर। ठीक है, तो पहली चीज क्या बता सकते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन से, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा जो हमारी एल्कीन होगी वो क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ सिंगल बॉन्ड। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हमारे पास शॉर्टनिंग हो जाती है सिंगल बॉन्ड की, शॉर्टनिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन से हम क्या बता सकते हैं, स्टेबिलिटी बता सकते हैं किसकी, फ्री रेडिकल की। ठीक है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो इस कार्बन के अंदर एक फ्री रेडिकल है। ये कैसा वाला फ्री रेडिकल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास कैसा फ्री रेडिकल है बेटा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। अगर मैं बात करूं इस रेडिकल की, तो ये हमारे पास कैसा फ्री रेडिकल है, टर्शियरी फ्री रेडिकल है। तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है और ये टर्शियरी फ्री रेडिकल है। तो अगर आप देखो इस फ्री रेडिकल के साथ, टर्शियरी फ्री रेडिकल के साथ हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। विच मीन्स नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा किसमें है, टर्शियरी वाले में ज्यादा है, देन सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में। तो इस ऐसे हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं फ्री रेडिकल की। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा जो हमारा रेडिकल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, 3 to 1। और 3 to 1 क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं और इसके अंदर प्राइमरी के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो कम होते हैं। ओके।